अब इन प्योर ब्रीड्स का इस्तेमाल करके जो क्रॉस मेंडल ने परफॉर्म किया उसमें से पहला क्रॉस है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो जो पहला क्रॉस हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले मेंडल के द्वारा परफॉर्म किया गया जिसका नाम है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का सिंपल सा मतलब होता है सिंगल। तो इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम एक सिंगल कैरेक्टर का इनहेरिटेंस स्टडी करते हैं। मतलब इसमें हम क्या स्टडी करने वाले हैं, किसी एक सिंगल कैरेक्टर का इनहेरिटेंस। आपको ये भी मालूम है कि किसी भी इनहेरिटेंस के कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मतलब अगर हम एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस स्टडी कर रहे हैं तो वो इक्विवेलेंट है एक जीन के इनहेरिटेंस से। मतलब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किसी एक सिंगल जीन का इनहेरिटेंस पढ़ने वाले हैं। अब इस जीन के इनहेरिटेंस को पढ़ने के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाना है। मेंडल ने क्या किया, एक फीमेल प्लांट चूज किया और एक मेल प्लांट चूज किया। अब इस फीमेल और मेल प्लांट के अंदर में हमने प्योर ब्रीड का इस्तेमाल किया है। एक पेरेंट को, ये वाली जनरेशन कौन सी जनरेशन है, पेरेंटल जनरेशन, इसमें से एक पेरेंट होगा प्योर टॉल। प्योर टॉल का मतलब है कैपिटल टी कैपिटल टी। जो दूसरा पेरेंट होगा वो प्योर ड्वार्फ होगा। प्योर ड्वार्फ का मतलब है स्मॉल टी स्मॉल टी। दोनों होमोजाइगस हैं, एक ड्वार्फ के लिए होमोजाइगस और एक टॉलनेस के लिए होमोजाइगस। ये जो पेरेंट हैं ये गैमीट का प्रोडक्शन करेंगे। भाई गैमीट को हम इस तरह से सर्कल में एनक्लोज करते हैं। गैमीट के अंदर में इस पेयर का एक कॉपी यहाँ पर आ जाता है। मतलब एक कैपिटल टी इधर और एक कैपिटल टी इधर। यहाँ पर भी दो गैमीट्स बनेंगे, दोनों सेम टाइप के गैमीट हैं। तो हम इनको ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का गैमीट बनेगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही टाइप के हैं। तो दो बार क्रॉस कराने का कोई मतलब नहीं है, हम एक ही तरह का गैमीट यहाँ पे बनने वाला है। तो ये बन गए गैमीट्स। गैमीट्स को हम हमेशा सर्कल में एनक्लोज करते हैं। इन गैमीट्स के बीच में होगा फ्यूजन। इन दोनों गैमीट्स के बीच में जब फ्यूजन होता है तो इन दोनों गैमीट्स के फ्यूजन से नेक्स्ट जनरेशन बनेगी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये गैमीट नहीं है तो इसको हम सर्कल में एनक्लोज नहीं करेंगे। ये नेक्स्ट जनरेशन है जिसका नाम है फीलियल वन जनरेशन। फीलियल का मतलब होता है लैटिन में डॉटर या फिर सन। तो ये जो जनरेशन आई है हमारे पास, दिस इज फीलियल वन जनरेशन, या फिर हम इसको F1 जनरेशन भी कहकर बुलाते हैं। इस F1 जनरेशन में ध्यान से देखो तो 100% जो इंडिविजुअल होंगे वो कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे। अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस हैं। और अगर फिनोटाइप की बात करें तो 100% टॉल। सारे के सारे मेंडल को कैसे मिले, फर्स्ट जनरेशन में 100% टॉल, जितने भी बने थे सारे टॉल। ये हमने फीलियल वन जनरेशन बनाई है, F1 जनरेशन बनाई है। F1 जनरेशन के बाद हमें F2 जनरेशन बनाने के लिए जो F1 मेंबर्स हैं इनके सेल्फिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। सेल्फिंग का मतलब होता है सेम जीनोटाइप या फिर सेम प्लांट के बीच में जब हम क्रॉस करवाते हैं तो उसको बोलते हैं सेल्फिंग। तो इसके लिए हमने F1 जनरेशन में ही क्या परफॉर्म कराया, सेल्फिंग। सेल्फिंग में जीनोटाइप सेम होगा, सेल्फिंग। अब की बार क्योंकि सेल्फिंग करवा रहे हैं तो फिर से क्या बनेंगे, गैमीट्स। यहाँ पर भी गैमीट्स बनेंगे और ये भी गैमीट्स का प्रोडक्शन करेगा। यहाँ पर टोटल दो टाइप के गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इधर भी दो तरह के गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी हमारे पास में दो दो गैमीट्स मिले हैं, इनको हमें फर्टिलाइज करवाना है, फ्यूज़ करवाना है। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गैमीट्स हैं तो जब बहुत सारे गैमीट्स होते हैं तो इनको फ्यूज़ करने का एक तरीका है, एक मेथड है जिसका नाम है पुनेट स्क्वायर। उस पुनेट स्क्वायर से हम गैमेटिक कॉम्बिनेशन से कितने सारे पॉसिबल जाइगोट बनाए जा सकते हैं और कौन कौन से जाइगोट बनाए जा सकते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो पुनेट स्क्वायर एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, R.C. पुनेट। उन्होंने ये प्रपोज किया था और आज के टाइम पर भी, और मेंडल ने भी उस पुनेट स्क्वायर का इस्तेमाल किया। पुनेट स्क्वायर में हम क्या करते हैं ये भी हम देख लेते हैं कि भाई जो हमारे पास दो पेरेंट्स हैं,
पेरेंट 1 और पेरेंट 2 दोनों के गैमीट्स एक साइड पे लिख देते हैं। मान लो एक पेरेंट के गैमीट हमने इस साइड पे लिख दिए, दूसरे पेरेंट के गैमीट हमने इस साइड पे लिख दिए। दोनों को फ्यूज़ करने के बाद में जो रिजल्ट आया वो यहाँ पे लिख दिया। इसको फ्यूज़ करके यहाँ पे लिख दिया, इसको फ्यूज़ करके हमने यहाँ पे लिख दिया। ये जो पॉसिबल जाइगोट्स बने हैं, 4 तरह के पॉसिबल जाइगोट बने हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? F2 जनरेशन को, यानी फीलियल 2 जनरेशन को। ये जो फीलियल 2 जनरेशन है, इसमें ध्यान से देखो तो 3 तरह के फिनोटाइप हैं। एक जीनोटाइप ये है, दूसरा जीनोटाइप ये है और तीसरा जीनोटाइप ये है। तो 3 तरह के जीनोटाइप कौन कौन से हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अगर नंबर की बात करें तो ये 1 रेशो में है, ये 2 रेशो में है और ये 1 रेशो में। भाई एक नंबर इसका है, ये 2 है और ये 1 है। तो जीनोटिपिक रेशो जो F2 जनरेशन में आता है वो क्या आया? 1:2:1। ये हमारे पास में हो गया जीनोटिपिक रेशो। लेकिन F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशो उनको दिखाई पड़ा, वो जो फिनोटिपिक रेशो उनको मिला दैट वाज 3:1। ये दोनों तो टॉल ही दिखाई पड़ेंगे। तो अगर हम टॉल की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ड्वार्फ तो एक ही दिखाई पड़ेगा और टॉल 3 दिखाई पड़ेंगे। तो जो फिनोटिपिक रेशो आएगा दैट इज 3:1। ये दोनों रेशो हमें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के, क्योंकि ये हमें बहुत जगह पे काम देगा। मेंडेलियन रेशो, मेंडेलियन के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम इसी क्रॉस के थ्रू सॉल्व करेंगे सारे के सारे आगे चल करके। एक बार इसको रिकॉल करते हैं। हमने पेरेंट इस्तेमाल किए, पेरेंट जो है वो मोनोहाइब्रिड हैं, यानी कि सिंगल कैरेक्टर के लिए उनको हमने होमोजाइगस प्योर पेरेंट का इस्तेमाल किया, इधर कैपिटल टी और इधर स्मॉल टी। क्योंकि ये होमोजाइगस है तो एक ही तरह के गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी जीन। दोनों के फ्यूजन के बाद में F1 जनरेशन बनेगी जो कि है कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 जनरेशन की सेल्फिंग करेंगे, मतलब उसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन है ना। तो जब हम सेल्फिंग करते हैं तो 2 सेम जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल को क्रॉस करवाते हैं। यहाँ पर जब हम क्रॉस करवाएंगे तो 2 तरह के गैमीट बने और इन गैमीट्स को क्रॉस करने के लिए हमने यूज़ किया है पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा स्क्वायर है जो हमें पॉसिबल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन देता है। पॉसिबल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन फ्रॉम पेरेंटल गैमीट्स। जो पेरेंटल गैमीट्स हैं उनमें से वो कंबाइन करके कितने तरह के गैमीट जाइगोट बना सकते हैं वो हमें मिलता है। इससे हमें टोटल मिलेगी F2 जनरेशन। और जो F2 जनरेशन है वहाँ पर जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो भी ये हमें यहाँ पर दे रखी है। जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस को मेंडल ने अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए रिपीट किया, जैसे मान लो कि हमारे लिए उन्होंने हाइट के बाद में फ्लावर कलर के रिस्पेक्ट में उन्होंने रिपीट किया, तो उनको सेम रिजल्ट मिला। जो रेशो मिल रहा था वो सेम था। F1 जनरेशन में सारे के सारे एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, F2 जनरेशन में सारे के सारे 3:1 रेशो में दिखाई पड़ते हैं और जीनोटिपिक रेशो भी जो है वो 1:2:1 यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अब इन रेशो को एक्सप्लेन करने के लिए मेंडल ने कुछ लॉ प्रपोज किए। जो F1 रेशो है, F2 रेशो है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेंडल ने टोटल 2 प्रिंसिपल या फिर 2 लॉज को प्रपोज किया। अब वो कौन कौन से लॉज हैं पहले तो हम वो समझते हैं। जो पहला लॉ मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बिहाफ पर प्रपोज किया दैट वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल बताते हैं कि भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर में जो कैरेक्टर्स हैं उनको कुछ यूनिट्स कंट्रोल करती हैं। उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ यूनिट्स पाई जाती हैं जिनका नाम है फैक्टर्स। तो पहला उन्होंने पॉइंट बताया लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ डिस्क्रीट अलग अलग यूनिट्स होती हैं। डिस्क्रीट यानी अलग अलग यूनिट्स होती हैं और इन डिस्क्रीट यूनिट्स को उन्होंने नाम दिया फैक्टर। आगे चल के यही फैक्टर्स जीन्स कहलाएंगे, लेकिन मेंडल ने कभी भी जीन टर्म इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने एक और चीज़ बताई कि भाई जो फैक्टर्स होते हैं जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। जो फैक्टर्स होते हैं
वो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? पेयर की फॉर्म में। वो पेयर दो तरह का हो सकता है, होमोजाइगस पेयर भी हो सकता है ये दोनों, या फिर वो हेट्रोजाइगस भी हो सकता है ये वाला। ये दोनों होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है। मतलब फैक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब प्रेजेंट होता है तो इट अकर्स इन पेयर, जोड़े में एग्जिस्ट करता है। तीसरा जो पॉइंट इनका था लॉ ऑफ डोमिनेंस का, इन्होंने बताया कि अगर हमारे पास होमोजाइगस कंडीशन में एलील प्रेजेंट है तो वो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर हमारे पास होमोजाइगस कैपिटल टी है तो टॉल आएगा, होमोजाइगस स्मॉल टी है तो ड्वार्फ आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर कभी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन यानी कि जो पेयर ऑफ एलील्स हैं वो आपस में डिससिमिलर हैं, तो एनसीईआरटी में ये हेट्रोजाइगस टर्म ना लिख करके उन्होंने डिससिमिलर पेयर ऑफ एलील लिखा है। डिससिमिलर का मतलब है कि जो दोनों जोड़े में हैं वो एक दूसरे से डिफर करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये अलग है ये अलग है, यानी कि दूसरे टर्म्स में इसको हेट्रोजाइगस बोलते हैं। जब हमारे पास में डिससिमिलर पेयर एग्जिस्ट करता है तो इस कंडीशन में फिनोटाइप दिखने वाला किसी एक एलील को रिजेंबल करता है। जैसे यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है, लेकिन जब ये दोनों साथ में आते हैं तो फिनोटाइप कैसा दिखाई देता है? टॉल। मतलब जो कैपिटल टी है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन स्मॉल टी अपने आप को क्या एक्सप्रेस कर रहा है? नहीं। स्मॉल टी इसीलिए एक्सप्रेस नहीं कर रहा क्योंकि स्मॉल टी को कैपिटल टी ने सप्रेस कर दिया। अब स्मॉल टी को कैपिटल टी ने सप्रेस कर दिया, इसका मतलब जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट वाला हो गया, ये डोमिनेंट है। और स्मॉल टी जो है दिस इज रिसेसिव, जो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हो डोमिनेंट रिसेसिवनेस को, कि अगर हमारे पास डिसिमिलर पेयर है या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो उस कंडीशन में जिसका फिनोटाइप एक्सप्रेस होता है वही वाला एलील डोमिनेंट हो जाता है, और जिसका फिनोटाइप एक्सप्रेस नहीं होता वो रिसेसिव हो जाता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के। लॉ ऑफ डोमिनेंस की मदद से जब आप लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझेंगे तो लॉ ऑफ डोमिनेंस की मदद से मेंडल ने F1 रेशियो को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस की मदद से हम F1 को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि कैपिटल टी यहाँ से आता है और स्मॉल टी यहाँ से मिल करके क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन हेट्रोजाइगस स्टेट होने के बाद भी क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है स्मॉल टी के ऊपर, तो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन किसका दिखाई देगा? कैपिटल टी का, मतलब टॉल वाला। तो सारे के सारे जो F1 जनरेशन होते हैं वो डोमिनेंट पेरेंट को रिजेंबल करते हैं। F1 जनरेशन हमेशा किसको रिजेंबल करता है? डोमिनेंट पेरेंट को। ये हमें कहाँ से पता लगा? लॉ ऑफ डोमिनेंस से। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस से हमें ये पता लगा कि भाई जो F1 जनरेशन होता है क्रॉस का, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, वो किसको रिजेंबल करता है? हमेशा डोमिनेंट पेरेंट। और डोमिनेंट पेरेंट को क्यों रिजेंबल कर रहा है? क्योंकि जो दूसरा वाला एलील है वो रिसेसिव है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो सप्रेस कर दिया जाता है डोमिनेंट के द्वारा। इसका मतलब हम F1 रेशियो को डोमिनेंस के लॉ से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। अच्छा, दूसरा रेशियो जो हमारे पास है जिसको हमें एक्सप्लेन करना है दैट इज 3:1 रेशियो। अब ये जो 3:1 रेशियो है, जीनोटिपिक रेशियो तो 1:2:1 है, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो 3:1 है। इसका मतलब है जो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले दो बन रहे हैं ये भी कैसा शो करेंगे? टॉल नेचर शो करेंगे, क्योंकि इसमें तो कन्फ्यूजन है ही नहीं। होमोजाइगस में तो एलील अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करेगा ही, तो कैपिटल टी तो डोमिनेंट आएगा ही, स्मॉल टी तो रिसेसिव आएगा ही। लेकिन जो कैपिटल टी स्मॉल टी है वो किस लिए डोमिनेंट आता है? बिकॉज ये टॉल ने डोमिनेंट नेचर का है कैपिटल टी। तो F2 रेशियो में जो F2 जनरेशन है जो उसमें 3:1 रेशियो दिखाई पड़ रहा है, उस फिनोटिपिक रेशियो को भी कौन एक्सप्लेन कर सकता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो जो 3:1 रेशियो है फिनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन में, उसको भी हम लॉ ऑफ डोमिनेंस से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस से F1 जनरेशन के रेशियो को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है और F2 जनरेशन के रेशियो को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये बहुत सारा बच्चा ये कंसेप्ट छोड़ के जाता है
क्योंकि जब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ेंगे तो वो इन दोनों रेशियो को एक्सप्लेन नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ F2 जनरेशन के रेशियो को एक्सप्लेन करता है। लेकिन जो डोमिनेंट वाला लॉ है ये दोनों रेशियो को एक्सप्लेन कर पाता है, F1 रेशियो और F2 रेशियो उसको भी। ये हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट, पहला लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस के अलावा मेंडल ने अपने F2 रेशियो को समझाने के लिए एक और कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया, एक और लॉ को प्रपोज किया जिसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो जो दूसरा लॉ मेंडल ने प्रपोज किया था बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दैट लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ये जो लॉ मेंडल ने प्रपोज किया इसके पीछे लॉजिक क्या था, इसके पीछे उनका क्या एम था, पहले तो हमें वो समझना पड़ेगा। भाई मेंडल ने देखा जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो पेरेंट या तो टॉल था या फिर ड्वार्फ था, लेकिन जब हम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं जो F1 जनरेशन है वो 100% टॉल दिखाई पड़ रही है। क्योंकि सारी की सारी F1 जनरेशन टॉल दिखाई पड़ रही है तो मेंडल को पहले ये लगा कि भाई जो टॉल वाला एलील था और जो ड्वार्फ वाला एलील था ये दोनों मिल करके मीडियम हाइट प्रोड्यूस करने चाहिए। भाई एक टॉल है एक ड्वार्फ है, दोनों मिल करके मीडियम हाइट प्रोड्यूस करना चाहिए, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। मतलब जो फिनोटाइप थे वो आपस में इंटरमिक्स नहीं हो रहे, जो एलील हैं वो आपस में इंटरमिक्स नहीं हो रहे। इससे भी मज़ेदार बात यह है कि जब हम F2 जनरेशन बनाते हैं तो F2 जनरेशन में हमें टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट दोनों दिखाई पड़ते हैं 3:1 रेशो में। भाई यहाँ पे तो सारे टॉल हैं, तो टॉल से हम टॉल और ड्वार्फ तक कैसे पहुँच रहे हैं ये भी एक्सप्लेन करना है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मेंडल ने प्रपोज किया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल बताते हैं कि भाई जो एलील्स होते हैं, किसी भी जीन के जो एलील्स होते हैं दे डू नॉट इंटरमिक्स, वो आपस में कभी भी मिक्सिंग शो नहीं करते, आपस में इंटरमिक्स नहीं होते, वो सिंपली एक दूसरे से अलग अलग प्रेजेंट रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कैपिटल टी स्मॉल टी की, तो ये दोनों आपस में इंटरमिक्स नहीं होंगे, ये दोनों एज इट इज़ अलग अलग सेल के अंदर में, बॉडी के अंदर में प्रेजेंट रहेंगे। और जब नेक्स्ट जनरेशन में गैमीट बनाने की बारी आएगी, जब गैमीट बनाने की बारी आती है तो हमें मालूम है गैमीट के अंदर में दोनों में से सिर्फ एक कॉपी मूव करती है, या तो किसी गैमीट में कैपिटल टी जाएगा और दूसरे गैमीट में स्मॉल टी जाएगा। इन दोनों के मूव करने का जो रेशो है वो 50%, आधे गैमीट में ये प्रेजेंट होगा और आधे गैमीट में ये प्रेजेंट होगा। क्योंकि ये दोनों यहाँ पर कोई मिक्सिंग शो नहीं कर रहे, और अगली जनरेशन में जब गैमीट बनाने की बारी आती है दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होने के बाद में एक एलील एक गैमीट के अंदर चला जाता है और दूसरा एलील दूसरे गैमीट में चला जाता है। इसका मतलब है कि एलील्स आपस में गैमीट बनाते टाइम अलग अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है, एलील्स सेग्रीगेट हो जाते हैं, एलील्स डू गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट फॉर्मेशन का टाइम आता है तो दोनों एलील्स जो अभी साथ में प्रेजेंट थे एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वो अलग अलग हो जाते हैं। इसी को बुलाया जाता है सेग्रीगेशन लॉ। सेग्रीगेशन लॉ में जो दोनों गैमीट्स बनते हैं वो इक्वल प्रोबेबिलिटी, हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी के साथ में उनके अंदर कोई भी एलील आने की प्रोबेबिलिटी होती है। मतलब ये जो हमारा पेयर है इसमें से एक एलील इधर आएगा 50% प्रोबेबिलिटी के साथ, दूसरा एलील इधर जाएगा 50% प्रोबेबिलिटी के साथ। अब इसी लॉ का जो दूसरा नाम है दैट इज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। जो दूसरा नाम है दिस इज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। जो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स है वो हम इसलिए बोल रहे हैं
कि अगर हम गैमीट की बात करें तो ध्यान से देखो, गैमीट के अंदर में किसी भी जीन की सिर्फ एक कॉपी प्रेजेंट होती है। एक ऑर्गेनिज्म में तो पेयर में प्रेजेंट है, जोड़े में प्रेजेंट है, लेकिन जो गैमीट है उसमें एक जीन की सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी प्रेजेंट होती है। अगर एक जीन की सिर्फ एक ही कॉपी किसी भी गैमीट में प्रेजेंट है, इसका मतलब वो जो गैमीट है वो 100% टाइम प्योर होगा। उसमें या तो कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा, कभी भी उसके अंदर दोनों प्रेजेंट साथ में नहीं हो सकते। और जब एक ही तरह का एलील एक जगह पर पाया जाता है तो उसको हम प्योर कंडीशन बोलते हैं। जैसा कि हमारे होमोजाइगस इंडिविजुअल में हमने देखा था, कैपिटल टी वो प्योर था क्योंकि उसके पास में एक ही तरह का एलील है। लेकिन गैमीट में तो 100% टाइम एक जीन का सिर्फ एक ही कॉपी जाएगा, चाहे कैपिटल टी या स्मॉल टी। तो इसका मतलब गैमीट हमेशा प्योर होते हैं। गैमीट हमेशा सिर्फ किसी एक कॉपी ऑफ एलील के वो कैरी करके रखे हुए होते हैं। तो गैमीट के अंदर में आइदर ऑफ टू एलील, जो दो एलील्स हैं उसका कोई भी एक कॉपी प्रेजेंट होगा। इसीलिए गैमीट 100% प्योर होते हैं, उनमें कभी भी हेट्रोजाइगोसिटी हेट्रोसिटी देखने को नहीं मिल सकती। इसीलिए इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। याद रखना, ये जो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स हैं ये एब्सोल्यूट लॉ है जेनेटिक्स का, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। जब हम पोस्ट मेंडलिज्म के वर्क के बाद की चीज़ें पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि भाई मेंडल ने जो अलग अलग लॉज बनाए हैं, 3 डिफरेंट लॉज बनाते हैं मेंडल, उसमें से 2 लॉज की काफ़ी सारे एक्सेप्शंस मिलेंगे हमें। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पे वो 2 लॉज फॉलो नहीं होते। लेकिन जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, दिस इज़ अ यूनिवर्सल लॉ, इट इज़ एब्सोल्यूट लॉ, इसका कोई भी एक्सेप्शन अभी तक हमें नहीं पता है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि नो एक्सेप्शन। बाकी जो लॉज हैं मेंडल के वर्क है उनके एक्सेप्शन मौजूद हैं। अब ये जो सेग्रीगेशन लॉ है, इससे हम मेंडल के F1 रेशियो को एक्सप्लेन करते हैं या F2 रेशियो को एक्सप्लेन करते हैं, ये समझ में आना चाहिए। अब ध्यान से समझना, अपने क्रॉस पे वापस चलते हैं। भाई F1 जनरेशन में तो सारे के सारे एक ही जैसे बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं, तो यहाँ तो सेग्रीगेशन का कोई मतलब नहीं है। सेग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट आता है F2 जनरेशन में, जहाँ पर सारे टॉल होने के बाद भी टॉल और ड्वार्फ इंडिविजुअल 3:1 रेशियो में प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, इस लॉ की मदद से हम F2 रेशियो को स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करते हैं। इसकी मदद से हम F1 रेशियो को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन F2 रेशियो को एक्सप्लेन कर सकते हैं। याद करो, अगर हम डोमिनेंस लॉ की बात कर रहे हैं तो उसकी मदद से हम F1 रेशियो को भी एक्सप्लेन कर पाते हैं और F2 रेशियो को भी एक्सप्लेन कर पाते हैं। लेकिन जो सेग्रीगेशन लॉ है उसकी मदद से हम सिर्फ और सिर्फ F2 रेशियो को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो सेग्रीगेशन लॉ किसको एक्सप्लेन करता है? F2 रेशियो, जो F2 जनरेशन में 3:1 रेशियो आ रहा है, इसको एक्सप्लेन करने में मदद करता है। तो ये 2 लॉज हो गए जो मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के एक्सपेरिमेंट के थ्रू डेवलप किए थे। अब इसमें हमें यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखने हैं। भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस और ये जो 2 लॉ हमने बनाए हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इनके ऊपर किस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे बनने वाले हैं वो हमें समझना है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रेशियोज पे, रेशियो पे, परसेंटेज पे, या फिर आपको नंबर के बेसिस पे भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूँ, उसका आंसर करेंगे पहले हम। हमारे पास में एक पेरेंट है ये, और इसका क्रॉस करा रहे हैं दूसरे पेरेंट के साथ में P2 स्मॉल टी स्मॉल टी। इन दोनों को क्रॉस कराने के बाद में हमें जो टॉल ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, जो टॉल ऑफस्प्रिंग मिलेंगे उसका परसेंटेज बताना है। हमें सिर्फ और सिर्फ टॉल ऑफस्प्रिंग का परसेंटेज बताना है।
कुछ नहीं करना होता ऐसे क्वेश्चंस में, आपको क्रॉस करके देख लेना है। भाई देखो, हमारे पास पेरेंट है कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन एक ही तरह का गैमीट बनेगा, होमोजाइगस कंडीशन एक ही तरह का गैमीट बनेगा। दोनों को जब फ्यूज़ करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इकलौता जो बच्चा बनेगा यहाँ पर, इकलौती जो पॉसिबिलिटी है ऑफस्प्रिंग बनने की, वो कैपिटल टी स्मॉल टी है। जब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टी स्मॉल टी ऑफस्प्रिंग बनेगा तो आपको मालूम है ये डोमिनेंस की वजह से सारे के सारे 100% कैसे दिखेंगे, टॉल। तो जितने भी बच्चे बने हैं वो 100% क्या होंगे, टॉल। दूसरा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 100%। एक और क्वेश्चन लेते हैं। भाई हमारे पास में क्रॉस हो रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब की बार ध्यान से देखो, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो होमोजाइगस नहीं है। एक पेरेंट होमोजाइगस है भले से, लेकिन दूसरा पेरेंट होमोजाइगस नहीं है। इन दोनों को जब हम क्रॉस करा रहे हैं तो इन दोनों को क्रॉस कराने पर जो टॉल ऑफस्प्रिंग है उसका परसेंटेज हमें बताना है। जो टॉल ऑफस्प्रिंग है उसका कितना परसेंटेज आएगा वो हमें यहाँ पे बताना है। इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, हम वापस से क्रॉस कराते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, टी स्मॉल टी। यहाँ पे टोटल दो तरह के गैमीट बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का गैमीट बनेगा, स्मॉल टी। अब आप इनको डायरेक्ट भी क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि अभी पुनेट स्क्वायर बनाने का कोई मतलब नहीं है, पुनेट स्क्वायर में बड़ा हो जाएगा। अभी हमारे पास गैमीट का नंबर बहुत कम है, तो आप डायरेक्टली ही ऐड कर सकते हो, तो डायरेक्टली फ्यूज़ कर सकते हो। दो ही पॉसिबिलिटी बनेंगी, या तो ये इसके साथ फ्यूज़ करेगा या ये इसके साथ फ्यूज़ करेगा। जब ये पहले वाले के साथ फ्यूज़ करता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरा स्मॉल टी स्मॉल टी। ये हमारे पास में दो तरह के ऑफस्प्रिंग बन गए और दोनों का रेशो जो है वो 1:1। ये भी बराबर बनेगा और ये भी बराबर बनेगा, 1:1। अच्छा, ये तो जीनोटाइप की बात हो गई। अगर हम इसका फिनोटाइप देखें तो ये टॉल होगा और इसका फिनोटाइप देखें तो ये ड्वार्फ होगा। अब इसका रेशो हमें परसेंटेज में बताना है, रेशो में तो बताना नहीं है। अगर हमें यहाँ पे टॉल का परसेंटेज पूछा गया है तो टॉल का परसेंटेज है 1 और टोटल कितने हैं 2। जब इसको हम परसेंटेज में सॉल्व करेंगे तो दिस इज 50%। टोटल टॉल कितने हैं, 50% आर टॉल। एक और दो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे ताकि हमारा हाथ और अच्छे से बैठ जाए यहाँ पे। मान लो हमारे पास में एक ऑफस्प्रिंग है, एक पेरेंट है, दो पेरेंट्स, एक ये पेरेंट और एक ये पेरेंट। इनका क्रॉस होने के बाद में कुछ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनका नंबर दे रखा है 5000। जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका नंबर कितना दिया हुआ है, 5000 नंबर उनका दिया हुआ है। इन 5000 में से हाउ मैनी आर होमोजाइगस, इनमें से कितने जो हैं वो होमोजाइगस है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें फिर से क्या करना है, क्रॉस करना है। कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर ये भी दो तरह के गैमीट बनाएगा और ये भी दो तरह के गैमीट बनाएगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब टोटल 4 गैमीट्स बन चुके हैं और चारों आपस में जब फ्यूज़ करने वाले हैं तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में पॉसिबिलिटी बनेगी। तो उन पॉसिबिलिटी को बनाने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो पुनेट स्क्वायर डेवलप कर लो। तो यहाँ पे हम पुनेट स्क्वायर डेवलप करते हैं। पुनेट स्क्वायर में हमें एक पेरेंट के गैमीट इधर रखने और दूसरे पेरेंट के गैमीट इधर रखने। ठीक है, मान लो इसके हमने यहाँ रख दिए कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरे यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब क्रॉस कराएंगे तो ये दोनों क्रॉस करके कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, 4 तरह के गैमी जीनोटाइप बने। इन 4 तरह में से हमें क्या, किसका परसेंटेज चाहिए, हमें चाहिए होमोजाइगस का परसेंटेज। अच्छा, होमोजाइगस टोटल कितने दिखाई दे रहे हैं, एक ये होमोजाइगस दिखाई पड़ रहा है और एक ये होमोजाइगस दिखाई पड़ रहा है। तो अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो डिजायर्ड कितना है हमारा, 2। टोटल होमोजाइगस 2 हैं। लेकिन जो अगर टोटल की बात करें, भाई ओवरऑल टोटल कितना है 4, तो हमें परसेंटेज निकालने के लिए डिजायर्ड डिवाइडेड बाय टोटल से डिवाइड करते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से।
तो ये हमारे पास में 1:2:50, तो हमारे पास 50% जो है दे विल बी होमोजाइगस। इस तरह से हम होमोजाइगस कंडीशन निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। क्या यहाँ पे तुम्हें परसेंटेज पूछा गया है? नहीं, हमें यहाँ पर परसेंटेज नहीं पूछा गया। टोटल ऑफस्प्रिंग का नंबर 5000 दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है इसमें से कितने होमोजाइगस हैं। हमने यहाँ पे परसेंटेज में निकाल लिया है कि 50% आर होमोजाइगस। अब क्योंकि 50% का रेशो होता है हाफ, तो जितने भी टोटल हमारे पास में प्रेजेंट है 5000, उसका हाफ जो है वो होमोजाइगस है। तो जब इसका हाफ करते हैं तो ये 2500 इंडिविजुअल, 2500 ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो होमोजाइगस कंडीशन को शो कर रहे होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन रेशियो की फॉर्म में भी आ सकता है, परसेंटेज की फॉर्म में भी आ सकता है, और परसेंटेज टू नंबर कन्वर्जन या रेशियो टू नंबर कन्वर्जन की फॉर्म में भी ये चीज़ें पूछी जा सकती है। तो आपको हाथ जो है वो रेशियो में भी अच्छा होना चाहिए, परसेंटेज में भी अच्छा होना चाहिए, और जो नंबर हैं कैसे हम परसेंटेज टू नंबर कन्वर्ट करते हैं, रेशियो टू नंबर कन्वर्ट करते हैं, वो भी आपको आना चाहिए। और ये धीरे धीरे आ जाता है। एक एक क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते रहेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें बनेंगी। ये हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अच्छा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो दूसरे तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है दैट इज गैमीट फॉर्मेशन पर क्वेश्चन आता है। जो दूसरे तरह का क्वेश्चन मोनो हाइब्रिड मेंडेलियन क्रॉस से आएगा दैट विल बी ऑन बेसिस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। भाई गैमीट, किस तरह के गैमीट्स का फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कर सकता है, कितने तरह के गैमीट का फॉर्मेशन कर सकता है और कौन कौन से टाइप के फॉर्मेशन कर सकता है, वो समझने के लिए भी कई बार क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में और डायरेक्ट फॉर्म में भी आता है। गैमीट फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट समझना सबसे इजी है जब हम इसको एक जीन को लेकर के समझेंगे। भाई हमारे पास में जीनोटाइप 3 तरह का हो सकता है, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव एंड तीसरा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। जब गैमीट बनाने की बारी आती है तो ये जो होमोजाइगस इंडिविजुअल है ये एक ही तरह का गैमीट बनाएगा, 100% गैमीट कैपिटल टी बनेंगे। जो स्मॉल टी होमोजाइगस इंडिविजुअल है ये 100% स्मॉल टी गैमीट का फॉर्मेशन करने वाला है। तो यहाँ पे भी जो स्मॉल टी है वो 100% टाइम बनेगा। लेकिन अगर हम हेट्रोजाइगस कंडीशन की बात करें, जो पेरेंट हेट्रोजाइगस कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, ये 2 तरह के गैमीट बना सकता है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। मतलब होमोजाइगस कितने गैमीट का कंट्रीब्यूशन करते हैं? सिर्फ एक का, ये भी एक का। पर हेट्रोजाइगस कितने का कंट्रीब्यूशन करते हैं? टोटल 2 का। जितने भी हैं होमोजाइगस कंडीशन में जीन प्रेजेंट हैं वो हमेशा एक गैमीट का कंट्रीब्यूशन देते हैं, और जितने भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हैं वो हमेशा 2 गैमीट का कंट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं। तो इस तरह से कई बार हमें बहुत सारे जीन दे दिए जाते हैं होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन में, और ये पूछा जाता है कि कितने तरह के टोटल गैमीट्स का फॉर्मेशन ये इंडिविजुअल कर सकता है। उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी समझेंगे यहाँ पे। मान लो हमें एक इंडिविजुअल दे दिया गया, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल ई और स्मॉल ई। ये पूछा गया है कि कितने तरह के गैमीट यहाँ पर बन सकते हैं। सेम यही वाला कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे रिपीट करना है। देखो हमने ये बताया था कि जितने भी हेट्रोजाइगस जीन हैं वो टोटल गैमीट का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं 2, यानी कि टोटल अगर हम निकालेंगे तो 2 × 2। जितने भी होमोजाइगस जीन है वो कितना गैमीट का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? सिर्फ एक। वो एक ही तरह का गैमीट बना सकते हैं जो होमोजाइगस कंडीशन में एलील उनके पास में प्रेजेंट है। इसका मतलब कैपिटल डी सिर्फ एक ही गैमीट का कंट्रीब्यूशन देगा, स्मॉल ई सिर्फ एक ही गैमीट का कंट्रीब्यूशन देगा। तो इसको जब हम पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये रेशियो आएगा 2 × 2 4। तो जो 4 डिफरेंट टाइप के गैमीट्स इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के थ्रू बनाए जा सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये एक इंडिविजुअल है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, स्मॉल ई, एफ और एफ। इसमें कितने तरह के गैमीट का फॉर्मेशन करना पॉसिबल है? फिर से बहुत ईजी है। जितने भी हेट्रोजाइगस है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करते जाओ, और जो होमोजाइगस है उसमें 1 का मल्टीप्लाई करते जाओ। 2 तरह के गैमीट ये बनाएगा, 2 तरह की ये बनाएगा, ये भी हेट्रोजाइगस 2 तरह के बनाएगा, ये भी हेट्रोजाइगस 2 तरह के, और ये भी हेट्रोजाइगस 2 तरह के।
2 दूनी 4, 8, 16 और 32। तो टोटल गैमीट्स जो बनने वाले हैं दैट इज 32 गैमीट यहाँ पर बनने वाले हैं। एक और क्वेश्चन इसी पर हम लेने वाले हैं। ठीक, मान लो हमारे पास में इस तरह का एक नंबर दिया हुआ है, अब कितने गैमीट बनेंगे? फिर से कुछ नहीं करना, हेट्रोजाइगस को काउंट करो। देखो होमोजाइगस तो एक ही कंट्रीब्यूट करता है, तो इनका कंट्रीब्यूशन तो मायने भी नहीं रखता, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो वो नंबर चेंज नहीं होगा। तो आप हेट्रोजाइगस को छोड़ ही दो, आप सिर्फ और सिर्फ किसको काउंट करो? होमोजाइगस को छोड़ना है, हेट्रोजाइगस को सिर्फ और सिर्फ पकड़ना है। तो इसको पकड़ के हमारे पास क्या आएगा? 2 को हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करने का? 1, 2, 3 और 4। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है तो 2 की पावर 4। ये 4 जो है ये है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन। अब क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर पे नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन लिखना होता है, तो हम एक जर्नल फार्मूला लिख लेते हैं कि भाई नंबर ऑफ गैमीट्स अगर हमें कभी बनाने होंगे तो हम डायरेक्ट इक्वेशन लगाएंगे 2 की पावर n, जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन्स। कितने जीन्स हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, ये इसका नंबर है। और ये फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ गैमीट्स कितने बनेंगे किसी इंडिविजुअल के थ्रू वो बता सकते हैं इजीली। ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट वीडियो में हम डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे और स्पेशल टाइप के क्रॉस, जिसमें टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। वहाँ पर हम मेंडल का थर्ड लॉ, जो मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, उसके बारे में भी बात फिर वहाँ पे करेंगे।